हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर अकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 के पर्यावरण की क्लास देखेंगे। दोस्तों ये क्लास दोस्तों 3, 4 और 5 क्लास से संबंधित ये दोस्तों क्लास है। और क्लास दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और सभी क्लास दोस्तों आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट और PDF के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों पूरा NCERT आप लोग को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं 3, 4, 5 की संपूर्ण जानकारी के साथ NCERT क्लासेज, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, ठीक है। तो दोस्तों इस लेसन से हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का। और आइए हम लोग देखते हैं इस लेसन को कि हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को। कह रहा है मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे यहाँ पे, ठीक है। भारत में मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई है? तो भारत में मिर्ची दोस्तों हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, ठीक है। और कौन लेके आया था? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से आया है और पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है, ठीक है। और गोभी कहाँ से आई है? तो गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है और गोभी तथा मटर कहाँ से आए हैं? तो गोभी तथा मटर दोस्तों आए हैं यूरोप से, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिएगा। पेपर में दोस्तों छोटी छोटी जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन उठाता है और लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और अच्छे तरीके से इसे नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई है, ठीक है। कहाँ से आई सोयाबीन? तो सोयाबीन दोस्तों हमारे यहाँ चीन से आई है, ठीक है। अगला पॉइंट है 1000 से ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे जिनका नाम अल बरूनी था, ठीक है। क्या नाम था? तो अल बिरूनी यहाँ लिखा है लेकिन अल बरूनी उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो अल बरूनी जो है कहाँ से आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था, ठीक है। देखिए आप लोग 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम अल बरूनी था और अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत आया था, ठीक है। इसने किस पे अपना खोज किया या फिर इतिहास लिखा था? तो इसने अपने जो तालाब होते हैं दोस्तों उस पर ये एक बुक लिखा था, ठीक है, पुस्तक लिखा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राजस्थान के जैसलमेर में के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी। ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला लेसन दोस्तों हम लोग सांप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो अगला टॉपिक हम लोग सांप के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सांप के बारे में। पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में जो है पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं दोस्तों। यह सांप नाग, करैत, दुबैया और अफाई हैं। 4 प्रकार के सांप कौन कौन है? तो नाग, करैत, दुबैया, अफाई है दोस्तों 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। मतलब जो जिस व्यक्ति को सांप काटा है उस व्यक्ति को दोस्तों सीरम नामक एक दवा होती है वो दिया जाता है ताकि वो आदमी बच सके, ठीक है, उसकी मृत्यु ना हो। अगला पॉइंट है सीरम जो है सांप के जहर से ही बनाई जाने वाली एक दवा है या एक इंजेक्शन है, ठीक है। सीरम किससे बनाया था दोस्तों? तो सीरम सांप के जहर से बनाया जाने वाला एक इंजेक्शन है, दवा है। अगला पॉइंट है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सीरम जो है हर जगह नहीं पाया जाता है, प्राइवेट जगहों पे, ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे ही मिलता है। अगला पॉइंट है सांप के पास बॉडी का नहीं होता है। सांप के पास जो है जी कहना चाह रहा दोस्तों कि सांप के पास कान नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ बॉडी के पास आप लोग यहाँ जहाँ का लिखा है वहाँ पे कान न लिख लीजिएगा। सांप के पास कान नहीं होते हैं। सांप जो है वो ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनकर
भाप कर वो आदमी की तरफ काटने को दौड़ता है या फिर कंपन करता है। ठीक है, तो ज़मीन पे जो कंपन होता है दोस्तों, उससे ही सुनकर वो अपनी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ठीक है, सरकार ने एक नया कानून बनाया है जल्द ही, जिसमें कोई व्यक्ति ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, नेफेंथिस गठफड़ी इसका नाम है दोस्तों। तो नेफेंथिस या गठफड़ी एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, उसको फंसाकर अपने मुंह में वो उसका शिकार कर लेता है, खा जाता है। ठीक है, इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, यहाँ घड़े लिखा गया है दोस्तों, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, घड़े से खास खुशबू निकलती है, घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं और इस तरह से नेफेंथिस अपना शिकार कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए कि मतलब घड़े से क्या निकलता है, तो घड़े से खास तरह की खुशबू निकलती है। इससे जो है कोई भी कीड़ा आकर्षित होता है, वहाँ जाता है और ये अपना शिकार कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी जगह सगे संबंधी हो उनके यहाँ वीडियो पहुँच सके और आपके यहाँ डेली बाई डेली नोटिफिकेशन पहुँच सकें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों मृत सागर क्या है। तो दोस्तों हम लोग मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मृत सागर क्या है। पॉइंट है यहाँ पे कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 किलो अगर पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, 1 लीटर पानी है, सॉरी दोस्तों, 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें दोस्तों 300 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। ठीक है, सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से आदमी लेटा हुआ हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला लेसन देखेंगे दोस्तों हम लोग दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेज़ों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की घटना है। ठीक है, ये जो अंग्रेज़ों द्वारा दोस्तों दांडी यात्रा क्या है, तो दांडी यात्रा है अंग्रेज़ों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा के उपलक्ष्य में दोस्तों दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। और दांडी यात्रा कब हुई थी दोस्तों, तो दांडी यात्रा हुई थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, उस समय दोस्तों अंग्रेज़ों ने नमक कर लगा दिया था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ये दांडी यात्रा हुई थी। तो उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अनीमिया क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अनीमिया क्या है आइए देखते हैं, और ध्यान से आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है, और दोस्तों पूरी क्लास दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट होगी और PDF के माध्यम से आप लोग को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सीटेट का पूरा सिलेबस दोस्तों आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को इस चैनल पे मिलेगा सीटेट का फ्री PDF। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है, और अनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कई बार देखे होंगे सीटेट में इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन हर पेपर में पूछता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है, और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आप लोग को पेपर में ज़रूर ये टॉपिक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग फिर से इसको देखिए। कह रहा है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग होता है।
ठीक है। कौन सा रोग होता है? तो अनीमिया नामक रोग होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होने से, खून में जो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग होता है। और अनीमिया से बचने के लिए दोस्तों क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो अनीमिया से बचने के लिए दोस्तों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां दोस्तों अनीमिया से बचने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अगर आप गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं तो आपको अनीमिया नामक रोग कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दोस्तों कह रहा है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है दोस्तों पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 का दिन में 1.7 पर 8,900 मीटर ऊंची एवरेस्ट पर कदम रखी। तो दोस्तों फिर से इस पॉइंट को देखिए आप लोग। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन में का दिन था और दिन में उन्होंने 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। अगला पॉइंट है दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। ये पॉइंट भी पूछता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम जो है दोस्तों वो है सागरमाथा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोग को पूरा समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों अगला पॉइंट है ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत दोस्तों ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश है। तारे अक्सर टिमटिमाते रहते हैं। यहाँ अक्षर हो गया दोस्तों, यहाँ पे अक्सर होना चाहिए। तो तारे जो है हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। अगला पॉइंट है टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं। टूटता तारा क्या कहते हैं दोस्तों? तो टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी आसमान में तारा टाइप का कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसे दोस्तों उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसे टूटता तारा कहते हैं और दोस्तों उसे उल्का पिंड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चाँद पर उतरने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो चाँद पर उतरने वाले दोस्तों चाँद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि चाँद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। और कब ये गए थे? तो 1969 ईस्वी में दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चाँद पर सबसे पहले कदम कौन रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे, ठीक है, 1969 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। कौन है दोस्तों प्रथम महिला? तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। उम्मीद करते हैं टॉपिक पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है एलपीजी मोम। दोस्तों एलपीजी मोम कोल, तार, ग्रीस ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। एलपीजी गैस, एलपीजी जो होता है वो मोम, कोल, तार। दोस्तों एलपीजी मोम, ग्रीस ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों फिर से देखिए इसे एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस ये सभी जो हैं ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए दोस्तों तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है कि एक पश्मीना साल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पश्मीना साल बनाने में दोस्तों 250 घंटा का समय लगता है, ठीक है। और एक पश्मीना साल दोस्तों लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है पश्मीना साल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पश्मीना साल जो है दोस्तों इसको मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है होना चाहिए। ये टाइपिस्ट वाला गलत कर दिया है। तो आप लोग आगे देखिए
पश्मीना शाल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो दोस्तों पश्मीना शाल कैसे बनाई जाती है? तो पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाया जाता है और यह दोस्तों बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको लोग बताया गया था कि यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करे तब जाकर एक पश्मीना शाल साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक दोस्तों, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़े वाले एक नाव की तरह होता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग हाउस बोट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट दोस्तों जम्मू कश्मीर में चलने वाली एक प्रकार की नाव है। ठीक है, और हाउस बोट जो है दोस्तों 80 फुट तक लंबी होती है। कितनी लंबी होती है दोस्तों? तो हाउस बोट जो है 80 फुट लंबी होती है। ठीक है, और बीच में 8 से 9 फुट चौड़ा भी होती है। तो हाउस बोट दोस्तों 80 फुट लंबी होती है और 8 से 9 फुट चौड़ा भी होती है। ठीक है, और दोस्तों फिर से इस पॉइंट को आप लोग देखिए, कह रहा है हाउस बोट 80 फुट लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। तो इसमें दोस्तों श्रीनगर में बाहर से आए हुए लोग जो हैं इसमें पर्यटक लोग रहते हैं। ये दोस्तों हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों यह हाउस बोट चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। तो दोस्तों ज़मीन उपजाऊ कैसे बनती है? तो केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केचुओं के मल से ही दोस्तों ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कुडुख भाषा। दोस्तों कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो कुडुख भाषा जो है झारखंड की भाषा है, इसे झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा क्योंकि कई बार इसको पूछा गया है कुडुख भाषा कहाँ की बोली जाने वाली भाषा है। तो कुडुख भाषा दोस्तों झारखंड की बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे, जंगल का अधिकार कानून। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जंगल का अधिकार कानून 2007 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं जंगल का अधिकार कानून 2007। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहेंगे, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका अधिकार है, उनका हक है। ठीक है, उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। तो फिर से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जंगल अधिकार कानून कब बना था? तो जंगल अधिकार कानून जो बना था दोस्तों वो बना था 2007 में। ठीक है, और इसी कानून के तहत दोस्तों अगर कोई आदिवासी या फिर जो भी जंगल में 25 साल से ज़्यादा रह रहा है दोस्तों, वो उसको इस अधिकार के द्वारा, जंगल का अधिकार कानून 2007 के द्वारा दोस्तों, अगर 25 साल से कोई व्यक्ति अपने उस जंगल में 25 साल जीवन व्यतीत कर रहा है तो दोस्तों उसका हक जो है उस जंगल पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों मिजोरम में झूम खेती। तो दोस्तों आप लोग झूम खेती के बारे में सुने होंगे, आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों झूम खेती कहाँ होती है? तो आप लोग यहीं से अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो यहीं से आप लोग बता सकते हैं कि झूम खेती कहाँ होती है। तो झूम खेती दोस्तों मिजोरम में होती है। ठीक है, और दोस्तों झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। कैसे बोते हैं दोस्तों, झूम खेती कैसे करते हैं? तो झूम खेती में दोस्तों मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं जो उनको उखाड़ते नहीं हैं। अगर दोस्तों
झूम खेती में अनचाही घास उग जाते हैं तो वो लोग उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं काट कर, और जिसे ज़मीन और उसमें जला देते हैं। ठीक है, ज़मीन पर गिरा देते हैं और उसे जला देते हैं, और इससे ज़मीन जो है उपजाऊ बन जाती है। जो खरपतवार होते हैं दोस्तों उसमें सड़ जाते हैं, या फिर ये लोग जला देते हैं, तो सड़ने के माध्यम से दोस्तों ज़मीन जो है उपजाऊ बन जाती है, और इस तरह से झूम खेती दोस्तों होती है। उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह का दोस्तों क्लास आप लोग को डेली बाय डेली मिलता रहेगा, और सभी विषयों के मॉडल पेपर आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट मिलता रहेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में कुछ मॉडल पेपर मिल दिए जा चुके हैं 2023 के पेपर को देखते हुए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों टीन खेती। झूम खेती के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे टीन खेती। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं टीन खेती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है टीन खेती। एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। तो दोस्तों टीन खेती के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। टीन खेती से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। यहाँ पॉइंट बताया गया है कि एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं, एक टीन बीज जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन भी कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार की खेती को दोस्तों टीन खेती कहते हैं। किस प्रकार के खेती को दोस्तों टीन खेती कहते हैं? तो दोस्तों जो एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं, और इस प्रकार की खेती को दोस्तों टीन खेती कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टीन खेती समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है दोस्तों चिराओ नाच के बारे में। चिराओ नाच कहाँ होता है दोस्तों? तो चिराओ नाच जो होता है ये होता है मिजोरम में। कहाँ होता है दोस्तों चिराओ नाच? तो चिराओ नाच होता है मिजोरम में, और दोस्तों झूम खेती भी मिजोरम में होती है। ठीक है, तो आप लोग दोनों पॉइंट याद रखिएगा, झूम खेती भी मिजोरम में होती है और चिराओ नाच भी मिजोरम में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों रेशम का कीड़ा। तो हम लोग रेशम के कीड़े के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों रेशम का कीड़ा टॉपिक में दिया है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या होता है दोस्तों रेशम का कीड़ा का? तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर तक दोस्तों वो उसकी गंध से पहचान लेता है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। कितना देख पाता है दोस्तों? तो बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है, और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। तो दोस्तों बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और दोस्तों बाघ, अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाघ का गर्जना लगभग कितना दूर होता है? तो दोस्तों बाघ का गर्जना जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर दोस्तों? तो बाघ का जो गर्जना होता है, दहाड़ना होता है, वो दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है या सुना जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकारियों से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ जो है दोस्तों हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से जो झाड़ियाँ में हिलने से जो हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है, कि मतलब कोई शिकार वहाँ पे गया है या फिर झाड़ी अपने से हिल रही है, इसको दोस्तों भांप लेता है बाघ। अगला पॉइंट है दोस्तों बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। कह रहे हैं बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं, यहाँ पे दिशाओं होना चाहिए, देशों यहाँ पे हो गया है। ये बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।
और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह का मॉडल पेपर, इसी तरह का दोस्तों क्लास आप लोग को डेली बाय डेली मिलता रहेगा और मॉडल पेपर भी आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट कराया जाएगा। कुछ मॉडल पेपर दोस्तों प्लेलिस्ट में दी जा चुकी हैं, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगला क्लास हो सकता है कल आप लोग को दिया जाए। तो दोस्तों जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक होंगे वो सभी क्लास आप लोग को दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ईमानदारी से चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।